हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलदीप स्टडी। मैं कुलदीप सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूँ पीडीयूएसयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चंस के साथ। तो उसमें सबसे पहले मैं यूनिट सेकंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। इस छोटे वीडियो में उस सेकंड यूनिट से हम क्या क्या पढ़े कि हमारे लिए वो आगे भी फ्रूटफुल रहे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन्हीं पॉइंट्स का डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊँगा वन बाय वन। एक्चुअल में यूनिट सेकंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इस यूनिट में जो पोर्शन है आपके पास वो 5 पोर्शन है। एक है एल्केन, एक है साइक्लोएल्केन, एक है एल्कीन, एल्काडाइन एंड लास्ट पोर्शन है आपका एल्काइन। ये 5 मेन जो कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन, वो आपकी सेकेंड यूनिट में है। तो यहाँ हर एक यूनिट में, हर एक पोर्शन में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो एल्केन वाले पार्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो एक है हेलोजनेशन रिएक्शन। एल्केन की हेलोजनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हेलोजनेशन के बाद में इसी हेलोजनेशन में कुछ स्पेशल टॉपिक आ रहे हैं, वो है ओरिएंटेशन। हेलोजनेशन में एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करता है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। ओरिएंटेशन के बाद में एक है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। ये 4 टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग इस एल्केन वाले पोर्शन में जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसमें से इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं साइक्लोएल्केन में। साइक्लोएल्केन में एक है बेयर्स थ्योरी, बेयर का सिद्धांत, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी भी कह सकते हैं, बेयर का तनाव का सिद्धांत। फिर आता है स्ट्रेनलेस रिंग की थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, पॉइंट है बनाना बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एल्कीन में बात करते हैं। देखो इस सेकेंड यूनिट में जो 5 पोर्शन है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा जो है वो एल्कीन वाले पोर्शन से पूछी जाएगी। तो एल्कीन में एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये एल्कीन के फॉर्मेशन का मेथड है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैं देख लेता हूं, आपको दिख रहा है क्या इसमें? यस। फिर है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये 2 मुख्य अभिक्रियाएं जो एल्कीन बनाने की अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा इसमें है सेजेब का नियम,
सेजेप्स रूल, एक है मार्कोनिकॉफ रूल, एक है होफमान एलिमिनेशन, फिर कुछ रिएक्शंस आती है इसी एल्केन वाले पोर्शन में। कुछ रिएक्शंस और इन्वॉल्व हो रही है। हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये पेयर है रिएक्शन का, एक साथ चलती है। एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक है ओजोनोलाइसिस, एक है इपॉक्सीडेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसमें। एक ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो ये कुछ मेन रिएक्शंस है, ये रूल है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। तो एक पॉलीमराइजेशन और इन्वॉल्व कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, इसके साथ में यही है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। फिर बात करते हैं एल्काडाइंस की। एल्काडाइंस में 3 टाइप के एल्काडाइंस आपको पता होना चाहिए। क्यूमुलेटेड, एक है आपका आइसोलेटेड, और एक कॉन्जुगेटेड डाइईन। डाइईन्स के टाइप है 3। फिर इसमें कुछ रिएक्शंस आती है, वो है एक तो 1,2 एंड 1,4 एडिशन, और एक है डेल सेल्डर रिएक्शन, ये इसका है पोर्शन एल्डर रिएक्शन। अब बचा एल्काइन। तो एल्काइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहां अपने पास एक तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसकी रिएक्शन है एल्काइन की। एक है मेटल अमोनिया रिडक्शन, मेटल अमोनिया रिडक्शन अपचेन। एक है इसमें एल्काइन में हाइड्रेशन आ गया होगा, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। एक हाइड्रोबोरेशन और एक है ऑक्सीडेशन। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 टॉपिक हो गए। ये 27 टॉपिक्स इस यूनिट में हम देखेंगे। टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, कोई 2 टॉपिक मिलके आपके
सेक्शन सी वाला क्वेश्चंस बना सकते हैं, कोई एक टॉपिक 10 मार्क्स वाला सेक्शन बी का क्वेश्चन बना सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी रिएक्शन कंप्लीट वाला या बनाना बोन टाइप में, या कोई रिएक्शन देके उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन जिसे आप चेन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे RH कोई एल्केन है, रिएक्शन X2 के साथ होती है, RX का फॉर्मेशन होता है और HX यहाँ बाई प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन फोटोन की प्रेजेंस में होती है। इस टाइप की रिएक्शन में बॉन्ड का क्लीवेज होमोलाइटिकली होता है और बनने वाला इंटरमीडिएट रेडिकल होता है। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट को आप कहते हो चेन इनिशिएशन। ये चेन रिएक्शन है तो ये चेन इनिशिएशन हो गया। चेन इनिशिएशन में पर्टिकुलर कोई हैलोजन होता है, उस पर फोटोन डाला जाता है और रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ये बना हुआ अक्स रेडिकल सेकेंड स्टेप में, जिसे आप चेन प्रोपेगेशन कहते हैं, सबस्ट्रेट RH के कांटेक्ट में आता है। R और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें H रेडिकल कंपैरेटिवली अनस्टेबल रेडिकल माना जा सकता है। जो अनस्टेबल होगा मोर रिएक्टिव होगा। तो इस स्टेप में ये X रेडिकल इस H के साथ कंबाइन होगा, R रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ से HX निकल जाएगा। ये प्रोपेगेशन की फर्स्ट स्टेप होती है। प्रोपेगेशन में एक स्टेप और है, सेकेंड स्टेप। बना हुआ R रेडिकल फिर X2 के दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है और यहाँ RX बना लेता है और यहाँ से X रेडिकल रिलीज हो जाता है। ये रिलीज हुआ X रेडिकल फिर से फर्स्ट स्टेप में RH के कांटेक्ट में आके R रेडिकल जनरेट करता है, HX रिलीज कर देता है। तो इस तरह चेन प्रोपेगेशन की सेकेंड स्टेप एक तरह से ऐसी मशीन की तरह बिहेव करती है जिसमें कंटिन्यूसली HX और RX रिलीज होते जाते हैं और ये एज ए चेन रिएक्शन आगे चलती जाती है। हेलोजनेशन में ही चेन रिएक्शन की थर्ड स्टेप आती है, जिसे आप बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। देखिए स्टैंडर्ड सोर्सेज ये कहते हैं कि चेन टर्मिनेशन के अलावा इससे पहले एक स्टेप आती है चेन इनहिबिशन, जिसमें बने हुए रेडिकल को इनहिबिट किया जाता है पर्टिकुलर किसी कंपाउंड से, लाइक ऑक्सीजन वगैरह। और जनरली यहाँ 3 स्टेप बता जाती है, लेकिन मेनली अगर डिटेल से अगर हम बात करें तो चेन रिएक्शन की 4 स्टेप होती है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन इनहिबिशन एंड चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो रेडिकल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, भले ही वो X रेडिकल्स हो, चाहे R और X रेडिकल्स हो, चाहे R और R रेडिकल्स हो। ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे तो रिएक्शन में कोई रेडिकल बचा नहीं रहेगा और रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी, चेन आगे चल नहीं पाएगी। तो ये एल्केन्स के हेलोजनेशन की या चेन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। जनरल मैकेनिज्म हम ऐसे देते हैं। हेलोजनेशन में या एल्केन के हेलोजनेशन की जब डिटेल्ड स्टडी की जाती है तो मेनली 3 टॉपिक्स की बात होती है। 3 पॉइंट से हम हेलोजनेशन की स्टडी करते हैं। एक है ओरिएंटेशन, दूसरा है रिएक्टिविटी, तीसरा है सेलेक्टिविटी। तीनों ही टर्म एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, ई एक्टिवेशन से रिलेटेड होती है।
ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी दो ऐसी टर्म है जो क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन से रिलेटेड होती है। क्लोजली रिलेटेड रिएक्शंस, नहीं आई बात समझ में। हम एक एग्जांपल लेते हैं हेलोजनेशन का। एग्जांपल है एल्केन के तौर पे आइसोब्यूटेन CH3 इसे ट्राइवियल नेम आइसोब्यूटेन दिया जाता है। एलपीसी नेम बोलें तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। इस आइसोब्यूटेन का हमें करवाना है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन भी हम 2 टाइप से करवाएंगे, एक इसका करवाएंगे ब्रोमिनेशन और एक करवाएंगे इसका हम क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन दोनों ही रिएक्शन में फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो फोटोन हमने यूज में लिया, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और यहाँ क्लोरीनेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 25 डिग्री सेल्सियस और ब्रोमिनेशन के लिए होता है 127 डिग्री सेल्सियस। जब क्लोरीनेशन करवाते हैं एल्केन का तो जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उतने टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन, एक तो ये टर्सरी टाइप का और 9 हाइड्रोजन प्राइमरी टाइप के हैं। तो एक प्रोडक्ट तो इसमें ये बनता है। और दूसरा प्रोडक्ट इसमें ये बनता है। ये प्रोडक्ट जहां 64% बनता है वहीं ये प्रोडक्ट 36% बनता है। ब्रोमिनेशन की अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इनकी ये सेम सिचुएशन होगी। डिफरेंस इतना ही होगा, यहाँ क्लोरीन की जगह क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। बट ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ ट्रेस अमाउंट में बनेगा लेस देन 1%, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ओवर 99% बनेगा। ये मैंने आइसोब्यूटेन का एक एग्जांपल लेते हुए आपको हेलोजनेशन का प्रोसेस बताया है। उसके ये मैंने आइसोब्यूटेन का एग्जांपल लेते हुए हेलोजनेशन के प्रोडक्ट्स बताए हैं कि आप डिफरेंट टाइप के हेलोजनेशन करवाते हैं तो क्या क्या होता है। वैसे एक बात और बता दूं, अगर आप डिफरेंट टाइप के हेलोजन से हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। अगर इनकी रिलेटिव रेट की बात की जाए तो ये 10⁵ ये 10⁵, ये 10⁵ और ये 1। कंपैरेटिव या रिलेटिव रेट इनकी ये होती है, यानी ये इस स्पीड से रिएक्ट होता है तो क्लोरीन इसके कंपैरिजन में इतना, ब्रोमीन इतना कम और आयोडीन लिस्ट रिएक्टिव होता है। इनकी रिलेटिव रेट बताइए। तो मैं ये कह रहा था इस आइसोब्यूटेन की इस एग्जांपल में एक मेजर बन रहा है, एक माइनर बन रहा है, इसी तरह ब्रोमिनेशन में एक मेजर बन रहा है और एक माइनर बन रहा है। ये तीनों टर्म यहाँ यूज में कैसे आती है, जब आप इनकी स्टडी करते हो, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हो, तब हम टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं या इसकी डिटेल्ड स्टडी करते हैं ओरिएंटेशन वाले टॉपिक में। ओरिएंटेशन, चाहे आप इन 2 मेजर माइनर की बात करो, चाहे इन 2 मेजर माइनर की बात करो, यानी सेम कंपाउंड में सेम रिएक्शन से 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो साइट ऑफ रिएक्शन की स्टडी जिस टॉपिक के अंदर की जाती है उसे आप ओरिएंटेशन बोलते हो। सेकंड टॉपिक आता है रिएक्टिविटी हेलोजनेशन में। जब किसी सिंगल रिएक्टेंट से
टू डिफरेंट रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी रेट्स की स्टडी की जाती है, वो रिएक्टिविटी में की जाती है। यानी अगर आप कंपैरिजन करो रेट ऑफ क्लोरीनेशन और रेट ऑफ ब्रोमिनेशन तो हम रिएक्टिविटी टॉपिक में इसकी स्टडी करते हैं। थर्ड आता है सेलेक्टिविटी। पर्टिकुलर क्लोरीनेशन से जो मेजर प्रोडक्ट बना है या माइनर बना है, ब्रोमिनेशन से मेजर माइनर बने हैं, तो इसमें मेजर कितना बना है, इसमें मेजर कितना बना है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी यानी टू डिफरेंट रिएक्शन से बने हुए सेम टाइप के प्रोडक्ट्स की आप अगर अमाउंट की बात करते हैं, कौन सा यहाँ मेजर में भी कौन सा ज्यादा बना है, तब हम सेलेक्टिविटी टॉपिक में इसकी स्टडी करते हैं। तो चलो अब हम वन बाय वन ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन। जैसे कि मैं बता चुका हूं, ओरिएंटेशन जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? ओरिएंटेशन रिलेटेड है रिएक्शंस एट डिफरेंट साइट इन सेम कंपाउंड। कुल मिला के किसी एक कंपाउंड में अगर मोर देन वन साइट है तो एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। तो यहाँ पर इनकी स्टडी या इस बात का एनालिसिस ओरिएंटेशन टॉपिक में किया जाता है। और ये ओरिएंटेशन ये बताएगा कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इससे ये डिसीजन होता है। ये जो ओरिएंटेशन है वो डिटरमाइन होता है रिलेटिव रेट से, और आप जानते हैं जो रेट है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करती है। यानी हम ओरिएंटेशन के ओरिजिन पे जा रहे हैं। एक केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरी है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट के होता है E Z इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ ये एक कंबाइंड इफेक्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड कोलिजन इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला ओरिएंटेशन फैक्टर को एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट कर रहा है, जो मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ कि तीनों ही टर्म एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर एज वेल एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों ही रिलेटिव रेट को अफेक्ट करेंगे। जितनी ज्यादा रेट होगी उतना आपको मेजर प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो है जो प्रीवियस एग्जाम्पल है आइसोब्यूटेन, उसमें देखते हैं। आइसोब्यूटेन में अब अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसमें क्या देखते हैं हम। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम हम काउंट करते हैं। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी उतने कोलिजन्स होंगे, और जितने कोलिजन्स होंगे उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। आइसोब्यूटेन में आप बताएं कि कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है? टू टाइप के हाइड्रोजन एटम है। 9 तो है प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 1 है 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन और टर्सरी कार्बन। तो इनका रेशियो ये है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कोलिजन की, यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है। दैट्स व्हाई इन क्लोरीनेशन ये प्रोडक्ट मेजर बना और ये प्रोडक्ट माइनर बना। बट ये कहानी ब्रोमिनेशन में अप्लाई नहीं हो रही है। तो मैं तो प्रोबेबिलिटी का एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी से ऐसा आइडिया हो जाता है। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है? इसमें एक दूसरा फैक्टर है, वो डोमिनेंट हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस वजह से इस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए, इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए यहाँ हम एक कंबाइंड फॉर्मूला देते हैं
जो ओरिएंटेशन के को इजीली एक्सप्लेन करता है वो फॉर्मूला है P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इंटू S1 अपॉन S2। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इंटू R1 अपॉन R2, जहां P1 एंड P2, N1 एंड N2, R1 एंड R2 ये क्या क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स है उनकी अमाउंट है परसेंटेज में। N1 एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। R1 एंड R2 क्या है, रिलेटिव रेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन की, रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कहां से आ गई सर? अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हेलोजन एटम क्या करता है, RH से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो हेलोजन रेडिकल है वो अलग अलग हो तो एब्स्ट्रैक्शन की रेट भी अलग अलग होती है। इसे हम रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं, और वो होती है, आप अगर फ्लोरीन की बात करो, आप अगर क्लोरीन की बात करो, आप अगर ब्रोमीन की बात करो, नो, हम जनरली इसमें जो स्टडी करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन की करते हैं। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन का कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, इनका अगर हम रिलेटिव रेट्स की बात करें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन जहां 1 है, ये 3.8 है, ये 5.0 है। वहीं ब्रोमीन के लिए ये 1 है, ये 82 है और ये 1600 है। ये रिलेटिव रेट है क्लोरीन और ब्रोमीन की हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की। तो ये इससे रेट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम से ओवरऑल P1 और P2 का रेशियो निकल सकता है। चलते हैं हम वापस अपने आइसोब्यूटेन वाले एग्जांपल में, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ, कौन सा, P1 अपॉन P2। ओरिएंटेशन में फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ओनली इन दो प्रोडक्ट की बात की जाएगी या फिर इन दो प्रोडक्ट की बात की जाएगी। तो फॉर्मूला मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, N1 अपॉन N2 इंटू S1 अपॉन S2 कह दो, चाहे R1 अपॉन R2 कह दो। अब अगर आप P1 इसे कंसीडर कर रहे हो और P2 इसे कंसीडर कर रहे हो तो ये कौन से टाइप के हाइड्रोजन से बना है, ये इस प्राइमरी हाइड्रोजन के हटने से बना है। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने थे, 9। ये किससे बना है, अगर हम इसे P2 कंसीडर करें तो ये टर्सरी हाइड्रोजन के हटने से बना है, तो नंबर ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन इसमें 1 है। रिलेटिव रेट कितनी है, प्राइमरी हाइड्रोजन की रिलेटिव रेट है 1 और टर्सरी हाइड्रोजन की रिलेटिव रेट है 5। कुल मिला के अपने पास रेशियो आया 9:5। आप इसी डिजिट को इसके इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 7.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो 64.8 और ये 36। दीज आर द रेशियोज ऑफ मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह यहाँ ओरिएंटेशन से आप मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की। जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है विद सेम सबस्ट्रेट, यानी रिएजेंट या डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, उसी आइसोब्यूटेन की सेकंड रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ करवाई, तो उनकी जो रेट्स है, रेट ऑफ रिएक्शंस है, तो उनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। वैसे डिफरेंट टाइप के हेलोजन के रेस्पेक्ट में रेट्स ऑफ रिएक्शन की जो रिलेटिव स्टडी है वो ये कह रही है कि यहाँ फ्लोरीन इतने टाइम मोर रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। क्लोरीन ब्रोमीन से इतने टाइम
मोर रिएक्टिव है, ब्रोमीन आयोडीन से इतने टाइम मोर रिएक्टिव है, हेलोजनस में जो लीस्ट रिएक्टिव है वो आयोडीन होता है। तो रिएक्टिविटी में इस बात की चर्चा होती है। यहाँ मेनली एक्टिवेशन एनर्जी का डिस्कशन होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो क्लोरीन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो ब्रोमीन की एक्टिवेशन एनर्जी से कम होती है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको समझने के लिए आप समझो कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें पहले होता है सबस्ट्रेट, आता है रिएजेंट जनरली, फिर यहाँ आप रिएक्शन कंडीशन मेंशन करते हैं, जो भी कंडीशन है लाइट की प्रेजेंस में, थर्मल रिएक्शन, सॉल्वेंट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह वो मेंशन करते हैं, फिर बनता है प्रोडक्ट। इन दोनों को मिला के आप बोलते हो रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इनका जो एनर्जी चेंजेज है उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है जो एक्स एक्सिस में बढ़ रही है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता है। सपोज रिएक्टेंट की ये कंडीशन है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट यहाँ पर भी हो सकता है एनर्जी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी हो सकता है। सपोज ये लेस एनर्जी वाला है, मोर स्टेबिलिटी वाला है, तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा तो एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है, पार करना पड़ता है, और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस हाईएस्ट एनर्जी की इस हाइपोथेटिकल कंडीशन को बोलते हैं आप ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर रिएक्शन RH से करवाई है हेलोजन के साथ, तो इस TS पे क्या होता है, R जो है उसका H से जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो होती है, एंड H का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो अक्स से होता है। अक्स एक दूसरे अक्स से डिसोसिएट होता है। ये कंडीशन पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन R एंड H, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन H एंड X, ये कहानी TS में कंसीडर की जाती है। तो ये यहाँ होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जहां हम लिखते हैं ये कंप्लीटली RX बन गया है। अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैंने आपको ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया है। तो यहाँ रिएक्टेंट से इस हाईएस्ट एनर्जी के बैरियर तक का एनर्जी डिफरेंस को आप एक्टिवेशन एनर्जी E एक्टिवेशन बोलते हो या EA से रिप्रेजेंट कर देते हो। ये सिंपल टाइप की रिएक्शन है जब कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ आपको पता है हेलोजनेशन में इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट वो स्पीसीज होती है जो स्टेबल तो नहीं होती है, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ड्यूरिंग द रिएक्शन झूलती रहती है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट विदाउट उनके फॉर्मेशन के रिएक्शन हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर हेलोजनेशन वाली मैकेनिज्म जो मैंने बताई, ये देखो ये इंटरमीडिएट्स है यहाँ पर, तो इन्हें बोलते हैं रेडिकल्स। तो हेलोजनेशन में जो इंटरमीडिएट बना है वो रेडिकल्स है। अब ये सिंपल वो रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब वो रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इस टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। यहाँ इसे बोलते हैं आप TS फर्स्ट, इसे कहते हैं TS सेकंड। जब किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट की कंडीशन ये है, जब किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त, तब इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी दोनों TS से ज्यादा होती है। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोला जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये EA। ठीक है। अब हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करें तो कंपैरेटिवली जो ब्रोमिनेशन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ज्यादा और क्लोरीनेशन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है कम। एक्टिवेशन एनर्जी ये इंटरमीडिएट सेम। अब देखो यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरिजन में ज्यादा है, इसको आप ब्रोमिनेशन प्रोसेस का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कंसीडर कर सकते हो, और ये क्लोरीनेशन का।
तो रिएक्शन में जब आप आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन करवा रहे थे तब क्लोरीनेशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और ब्रोमिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसके पीछे का रीजन रिएक्टिविटी देती है, ये कहता है कि यहाँ पर क्लोरीनेशन जब आप करवाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, स्पीडली होती है, इजीली रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ओनली 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ब्रोमीन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट स्लो रेट से होता है तो रिएक्शन स्लो होती है, तो रिएक्शन को नॉर्मल रेट पर लाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ये बनना एक अलग टॉपिक है जो हम सेलेक्टिविटी में पढ़ेंगे कि इसका मेजर इतना कैसे बना, इसका माइनर इतना कैसे हुआ, ये सेलेक्टिविटी में आता है। हम बात रिएक्टिविटी में ये करते हैं कि ये कम टेम्परेचर पे कैसे हो गई, ये हाई टेम्परेचर पे कैसे हो गई, ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन क्लोरीनेशन रेदर देन ब्रोमिनेशन। सो क्लोरीनेशन इज इजियर देन ब्रोमिनेशन। यहाँ इसके साथ एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम कि जब आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों करवा रहे हैं, RH की रिएक्शन अक्स रेडिकल से करवा के आप RX एंड H रेडिकल हटा रहे हैं, H को रिप्लेस कर रहे हैं, तब क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी शो करेंगे। एल्काइल है R, यहाँ R क्या है, अक्स अगर Cl है, अक्स अगर Br है तो क्या होगा, CH3 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर शो की जा रही है। 4 1 0.5 0.1 18 13 10 एंड 7.5। ये दोनों ही वैल्यूज किलो कैलोरी पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी की है। ये डेटा आपको बता रहा है कि क्लोरीनेशन की एक्टिवेशन एनर्जी मिथाइल हो चाहे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो, R, यहाँ पे फिर मैं हाइड्रोजन नहीं कह सकता, यहाँ पे एल्काइल ही कह सकते हैं हम। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो तो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी के डेटाज आपको ये बता रहे हैं कि क्लोरीनेशन ऑलवेज ही ब्रोमिनेशन के कंपैरिजन में इजी वे में होगा, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी टेबल के अकॉर्डिंग लेसर देन ब्रोमिनेशन होता है। तो रिएक्टिविटी में इस तरह से डिसाइड होता है कि क्लोरीनेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे क्यों जाता है, ब्रोमिनेशन 127 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होता है। एक दूसरा रीजन ये भी है कि जो रेडिकल बनता है वो ब्रोमीन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, तो ये कम रिएक्टिव होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। दूसरा रीजन इनकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये इस तरह यहाँ हमने रिएक्टिविटी टॉपिक को कंप्लीट किया है, ओरिएंटेशन को कंप्लीट किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात आती है वो आती है सेलेक्टिविटी की। सेलेक्टिविटी हमें इस बात का रीजन बताती है कि ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट 99% कैसे बना, इसका मेजर इतना कम कैसे हुआ। तो सेलेक्टिविटी में कई बातें या कई जो फैक्ट्स है वो हम सीखेंगे, हम जानेंगे, जिनमें से एक है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। अगर कोई स्पीसीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव है वो उतनी ही कम सेलेक्टिव होगी। रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में ये रिलेशन होता है, सबसे मेन बात ये है। और यहाँ जब आप डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि क्लोरीन और ब्रोमीन जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये रेडिकल कर रहे हैं, तो ये तो जहां रिलेटिव रेट शो कर रहा है 1, 3.8, 5.0, वहीं ब्रोमीन शो कर रहा है 1, 82 एंड 1600। ये रिलेटिव रेट है, रिलेटिव रेट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग एल्केन से हाइड्रोजन को इस हेलोजन ने छीना है और दूसरा हेलोजन वहां अटैच हुआ है, तो ये एक तरह से इसी वजह से इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन कह रहे हैं।
तो ये रिलेटिव रेट हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी इसकी सेलेक्टिविटी को इजीली समझ सकते हैं। अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, क्लोरीन का, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। कर्व बनेगा, जनरली वो कर्व का जो शेप होता है वो सेम टाइप का होता है। यहाँ पे सबस्टेट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट इसमें मेंशन नहीं करेंगे, हम इंटरमीडिएट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट से ये कुछ जो ग्राफ है, कर्व है, वो आपको अलग अलग टाइप के रेडिकल्स के फॉर्मेशन को बता रहे हैं। अब आप बताएं, जब एल्केन का क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है रेडिकल? 3 डिग्री। अगर रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री रेडिकल 2 डिग्री रेडिकल से 2 डिग्री रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल से 1 डिग्री रेडिकल मिथाइल रेडिकल से मोर स्टेबल होते हैं। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो 1 डिग्री थोड़ा लेट बनेगा, मीन्स इसके लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 2 डिग्री के लिए उससे कम और 3 डिग्री के सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये क्लोरीनेशन प्रोसेस का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इंटरमीडिएट तक। अगर आप ब्रोमिनेशन की बात करें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की शेप तो सेम होगी, बट एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा अलग होगा। तो ब्रोमिनेशन में रिएक्टेंट थोड़ा लोअर एनर्जी लेवल पे रहेगा और इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए यहाँ कंपैरेटिवली ये जो गैप है, ये गैप इसके गैप के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। ये 1 डिग्री रेडिकल के लिए, ये 2 डिग्री रेडिकल के लिए, ये 3 डिग्री रेडिकल के लिए। तो यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस ये बता रहा है कि एल्केन से जो रेडिकल कैरेक्टर है वो इतना इजीली नहीं बनता है क्लोरीनेशन में, यानी R से जो H की ब्रेकिंग है वो कंपैरेटिवली कम होती है कंपैरेटिव टू ब्रोमिनेशन। R की जो H से ब्रेकिंग है इसमें ज्यादा हो जाएगी, अक्स से फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट कह सकते हो सेलेक्टिविटी का। तो ऐसा होने से क्लोरीनेशन में रेडिकल कैरेक्टर जो होंगे ना वो लेस डेवलप्ड रहेंगे और यहाँ बॉन्ड टूट जाने से एनर्जी गैप ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ बॉन्ड ऑलमोस्ट टूट जाएगा। यहाँ इसकी बिगिनिंग होगी, तो यहाँ रेडिकल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, मोर रेडिकल कैरेक्टर। जब रेडिकल कैरेक्टर ज्यादा है तो जो लेस रिएक्टिव ब्रोमीन है उसको उस पर कंप्लीटली अटैक करने के लिए मौका मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर रेडिकल कैरेक्टर कम है तो हेलोजन जो है वो इससे इतना अटैचमेंट शो नहीं करेगा, रेडिकल से फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन तो यहाँ पर भी हो रही है, बट रेडिकल कैरेक्टर यहाँ ज्यादा डेवलप होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट में इस रेडिकल का एक्जिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ब्रोमीन कंप्लीटली अटैच हो पाएगा रेडिकल की फॉर्म में इस रेडिकल से। इस वजह से यहाँ ब्रोमिनेशन में आपको क्या मिलती है, मेजर प्रोडक्ट का अमाउंट 99%, ओवर 99% मिल जाता है आइसोब्यूटेन के केस में। तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट के ज्यादा करीब है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो रेडिकल के ज्यादा करीब है, इंटरमीडिएट्स के ज्यादा करीब है। यहाँ रेडिकल बताएं मैंने, प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचा हूं। तो यहाँ रेडिकल का डेवलपमेंट थोड़ा अच्छे से होता है ब्रोमिनेशन में, और क्लोरीनेशन में कंपैरेटिवली रेडिकल जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है। इस वजह से इसका मेजर प्रोडक्ट कम बनता है और इसका मेजर प्रोडक्ट सेलेक्टिवली ज्यादा बन जाता है। तो ये रीजन है ब्रोमिनेशन में मोर सेलेक्टिविटी का कंपेयर टू क्लोरीनेशन के। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट से, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से और रेडिकल कैरेक्टर से ये बातें क्लियर होती है। और ओवरऑल हम कहते हैं कि सारा खेल एक्टिवेशन एनर्जी का है। क्लोरीनेशन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ब्रोमिनेशन में ज्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे हम सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये रिएक्टिविटी,
सेलेक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है या कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। तब तक बने रहिए कुलदीप स्टडी पर। थैंक यू।